सुजीत और मधु शहर के एक कारखाने में काम किया करते थे। मधु, कल अम्मा को फोन किया था। अच्छा, कैसी तबीयत है उनकी? कह रही थी कि आजकल उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती है। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखाइए। अच्छा किया, एक मर्तबा डॉक्टर देख लें तो तसल्ली हो जाएगी। वो तो है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मालूम है आपको उनकी फिक्र हो रही है, लेकिन हम काम छोड़कर जा भी नहीं सकते ना। हाँ, वो बात तो है। खैर, फिलहाल हम अपना काम करते हैं। सुबह से शाम तक दोनों सिलाई मशीन चलाया करते थे और ड्यूटी के बाद वहीं पास की एक झोपड़ी में रहा करते थे। और यही थी उनकी जिंदगी, रोज मेहनत करना और मुफलिसी में गुजारा करना। एक रात सुजीत गहरी नींद में था कि उसे लगा जैसे उसकी अम्मा उसे आवाज दे रही है, सुजीत, बेटा सुजीत, लौट आ। अम्मा की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और वो पसीने से भीगा हुआ अम्मा के मुतालिक सोचने लगा। हे राम, मेरी अम्मा ठीक हों। मधु की भी नींद खुल गई। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? अम्मा मुझे आवाज दे रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें गांव चलना चाहिए। ठीक है। सुबह की पहली बस पकड़कर दोनों गांव पहुंचे और उन्होंने वहां देखा कि सुजीत की अम्मा बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रही है। अम्मा, अम्मा। तू आ गया बेटा, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। तुझे देखे बगैर मैं कैसे मर सकती थी। अम्मा, ऐसी बात ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुझे ये राज बताकर मरूं, यही ख्वाहिश थी। कैसा राज? जादुई मिर्ची का राज। जादुई मिर्ची? मेरी अलमारी में एक लकड़ी का डिब्बा है, उसके अंदर मिर्ची के बीज हैं, जादुई मिर्ची। उसे खेतों में बो दे, फिर मिर्ची होगा। जादुई मिर्ची तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। इतना बोलकर सुजीत की अम्मा चल बसी। अम्मा। सुजीत और मधु फूट फूट कर रोए। अम्मा जी। कुछ रोज बाद, आपको याद है ना, माँ जी ने हमें एक राज बताया था। हाँ मधु, ये रहे वो जादुई मिर्ची के बीज। हमें इन्हें खेतों में बो देना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मुमकिन है हमारी किस्मत बदल जाए। अगले रोज सुजीत और मधु दोनों खेत में गए और मिर्ची के बीजों को खेतों में बो दिया। अब हमें इन जादुई मिर्ची के पौधों के उगने का इंतजार करना होगा। मिर्ची के बीजों में क्या जादू था ये तो उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन दोनों मिर्ची के पौधे के उगने का इंतजार करने लगे। खेतों में बीज बोकर दोनों थके हारे घर लौटे। थक गए? हाँ। और भूख भी लगी होगी। हाँ, तुम जल्दी से कुछ बना दो। मधु बावर्ची खाने में खाना बनाने लगी। कुछ और रोज इतनी मेहनत करनी होगी, फिर हमारी किस्मत बदल जाएगी। उम्मीद तो यही है। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और जादुई मिर्ची के ख्वाब देखते हुए दोनों सो गए। अगले कई रोज तक वो दोनों खेतों में आप पोशी का काम करते रहे। ना जाने कब ये जादुई मिर्ची उगेगी। सब्र कीजिए। जादुई मिर्ची में क्या जादू होगा? मालूम नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। रोज दोनों दूर से खेतों तक पानी लाते थे और अब उनके खेतों में छोटे छोटे पौधे नजर आने लगे थे। वाह, ये हुई ना बात। अब कुछ ही रोज में मिर्ची उगने लगेगी। हाँ, और इनमें क्या जादू है उसका भी इल्म हो जाएगा। हाँ, इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आज सुजीत और मधु के चेहरे पर मुस्कान आई थी। अगर तुम ना होती तो मैं तन्हा कैसे ये सब कर पाता। ऐसा क्यों सोचना, अब तो बस जादुई मिर्ची के उगने का इंतजार है। हमने इतनी मेहनत की है। हाँ। सुजीत और मधु को जादुई मिर्ची से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि उनके साथ क्या होगा। अगली सुबह जब सुजीत अपने खेतों में पहुंचा तो उसके खेतों में फसल लहलहा रही थी। सुजीत को अपनी नजरों पर एतबार न हुआ। जादुई मिर्ची उग गई। सुजीत परेशान था। वो दौड़कर घर गया। मधु, जादुई मिर्ची उग गई। क्या? हाँ, सारी मिर्ची उग गई है। मधु और सुजीत दोनों खेत लौटे। मधु भी हैरान थी। दोनों ने मिलकर जादुई मिर्ची तोड़ी। इनमें क्या जादू है? दोनों मायूस हो चुके थे।
घर चलते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई जादू है। लेकिन अम्मा जी ने कहा था तो यकीनन उसमें कोई जादू होगा। दोनों मायूस थे, लेकिन फिर भी मधु ने कुछ मिर्चियाँ तोड़ ली। वो दोनों मायूस होकर घर लौटे। उन्हें लगने लगा था कि उनकी महीने भर की मेहनत बेकार हो गई। घर जाकर मधु खाना पकाने लगी और जैसे ही उसने दाल में मिर्ची डाली तो पूरी दाल सोने में तब्दील हो गई। ए जी, ये देखिए, सोना? जादुई मिर्ची का कमाल। इसका मतलब ये हकीकत में जादुई मिर्ची है। इसे दाल में डालते ही ये सोने में तब्दील हो गई। हाँ, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। अब हमें किसी बात की फिक्र नहीं। हाँ अम्मा, शुक्रिया। उस सोने को फरोख्त कर सुजीत ने एक बड़ा घर ले लिया। अब उन दोनों को खाने पीने की जरा भी फिक्र नहीं थी। जादुई मिर्ची ने हमारी जिंदगी बदल दी। कहाँ हम शहर के बाहर झोपड़ी में सिलाई करते थे और कहाँ हमारा खुद का बंगला है। ये सब मेरी अम्मा की बरकतें हैं। हाँ, अम्मा जी ने हम दोनों की जिंदगी संवार दी। जादुई मिर्ची ने सुजीत और मधु की जिंदगी बदल दी। वो गरीब से अमीर बन गए। अब वो दोनों गरीबों की मदद करने लगे। गांव में किसी को भी कोई परेशानी होती तो वो उनके पास दौड़ा चला आता। बेटा, मुझे अपने दख्तर की शादी करवानी है, मेरी मदद कर दो। सुजीत और मधु दिल खोलकर लोगों की मदद करते, क्योंकि उनकी दौलत कभी खत्म ही नहीं होने वाली थी। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती, वो खाने में जादुई मिर्ची डालते और खाना सोने में तब्दील हो जाता। शायद ये जादू इन्हें इसलिए मिला था कि सुजीत और मधु लोगों की मदद कर पाए। जादुई मिर्ची का जादू कभी खत्म न होने वाला जादू था। अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियां के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई, मुझे एक तंदूरी का पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथ की तंदूरी का कोई जवाब नहीं है अब्दुल मियां। मैंने कई होटल की तंदूरी खाई है, लेकिन आपके हाथों की जो बात है वो कहीं और नहीं है। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन सुल्तान मियां के बेटे अफजल ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई, आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब। काफी ग्राहक अब्दुल मियां की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में चल रही खुराफात से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको बाकी खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा, क्योंकि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं। इसीलिए जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। 2 और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो। अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छी तरह से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही रोज में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियां। अब्दुल ने बहुत ही साफ दिल से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया, लेकिन अफजल बहुत ही शातिर था। उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून सवार था, इसलिए उसने नई मुर्गी खाने वाले से सौदा तय कर लिया। ये मुर्गी वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रोज जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहां आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बू। मैंने सुना है तूने मुर्गी वाला बदल दिया है। हाँ अब्बू, ये मुर्गी वाला हमें सस्ते दामों में मुर्गी दे रहा है। अच्छा, लेकिन वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियां पहले से मरी होती हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा? ये गलत है, ऐसा गुनाह मत करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल माफ नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बू, सारे होटल वाले ऐसा ही करते हैं।
मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है। अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक। अच्छा हो या बुरा हो, ये तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहिब वहाँ से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ये सरासर गलत है, लेकिन अफजल मियाँ मेरी बात कतई नहीं सुनेंगे। बेहतर होगा कि मैं ये काम छोड़ दूं। अब्दुल ने सोच लिया था कि अब वो सुल्तान होटल में काम नहीं करेगा। अगले रोज वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा, इतना पक्का है अब्दुल मियाँ। मुझे मंजूर है, मैं बिना काम के रह लूंगा, लेकिन बेईमानी में हिस्सेदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये कहकर वहाँ से चला गया। उसने कई होटलों में काम की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक रोज वो अपने दोस्त मुस्तफा की साइकिल की दुकान पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूंगा। मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन कह रहा है कोई और काम करो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम अपना खुद का तंदूरी काउंटर खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक तो तंदूर महंगा होता है, दूसरा होटल के लिए भी तो जगह चाहिए, फिर उसका किराया, इतना सब कहाँ से कर पाऊंगा? तुम्हारे दोनों मामलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने 2 पुरानी साइकिल के पहिए लिए और उनके बीच में छेद करके पाइप डाल दिए। लीजिए, तैयार है। ये क्या है? अभी बताता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब इसके नीचे तुम जलता हुआ कोयला रखो और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बनाओ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये तुम्हें कैसे सूझा? बस शायद तुम्हारी मदद करनी थी, इसीलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले रोज से अब्दुल ने हाथ गाड़ी पर तंदूर बेचना शुरू कर दिया। अब्दुल तंदूरी बनाने में उस्ताद था। क्योंकि उसका होटल नहीं था, इसलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। अब्दुल के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा पड़ गया और मरी हुई मुर्गियां फरोख्त करने के चक्कर में होटल को सील कर दिया गया और अफजल को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का उसूल है, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। अब्दुल एक खानसामा था जो सुल्तान मियाँ के होटल में तंदूरी बनाया करता था। भाई, मुझे एक तंदूरी का पार्सल दे दो। जी अभी देता हूँ। आपके हाथ की तंदूरी का कोई जवाब नहीं है अब्दुल मियाँ। मैंने कई होटल की तंदूरी खाई है, लेकिन आपके हाथों की जो बात है वो कहीं और नहीं है। शुक्रिया, आपको मेरी तंदूरी पसंद आई, बस यही काफी है। अब्दुल सालों से इसी होटल में काम किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन सुल्तान मियाँ के बेटे अफजल ने होटल संभालना शुरू कर दिया। भाई, आपके होटल की तंदूरी का तो जवाब ही नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ जनाब। काफी ग्राहक अब्दुल मियाँ की तंदूरी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर अब्दुल मुस्कुराया। वो अफजल के दिमाग में चल रही खुराफात से अनजान था। अफजल ने सोच रखा था कि वो तंदूरी काउंटर बड़ा बनाएगा और कई खानसामे रखेगा। अब्दुल भाई, अब आपको बाकी खानसामों को भी अपनी तरह तंदूरी बनाना सिखाना होगा, क्योंकि मैं तंदूरी काउंटर बड़ा करने वाला हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सकूं। इसीलिए जी बिल्कुल, मैं सभी खानसामों को सिखा दूंगा। ये सुनकर अफजल खुश था। कुछ दिनों बाद तंदूरी काउंटर बड़ा हो गया। 2 और खानसामे काउंटर पर आ गए, अल्ताफ और अरबाज। अब मुझे ध्यान से देखो और सीखो। अगर मेरी तरह तंदूरी को अच्छी तरह से पकाओगे तो ग्राहक तुम्हारी भी तारीफ करेंगे।
अब्दुल दोनों को अच्छे से तंदूरी बनाना सिखाने लगा। कुछ ही रोज में वो लोग भी अब्दुल की तरह तंदूरी बनाना सीख गए। उम्मीद है अब आपका होटल दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। आपकी दुआ कबूल हो अब्दुल मियाँ। अब्दुल ने बहुत ही साफ दिल से उन दोनों खानसामों को तंदूरी बनाना सिखाया, लेकिन अफजल बहुत ही शातिर था। उसके दिमाग में बस पैसे कमाने का जुनून सवार था, इसलिए उसने नई मुर्गी खाने वाले से सौदा तय कर लिया। ये मुर्गी वाला अफजल को मरी हुई मुर्गियां सस्ते दामों पर बेच रहा था, जिससे अफजल का मुनाफा बढ़ गया था। तंदूरी काउंटर बड़ा होने की वजह से ग्राहक भी बढ़ गए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रोज जब अब्दुल देर रात तक होटल में था, तब होटल के मालिक सुल्तान वहाँ आए। बेटा अफजल, कैसा चल रहा है होटल? बढ़िया अब्बू। मैंने सुना है तूने मुर्गी वाला बदल दिया है। हाँ अब्बू, ये मुर्गी वाला हमें सस्ते दामों में मुर्गी दे रहा है। अच्छा, लेकिन वो कैसे? क्योंकि वो मुर्गियां पहले से मरी होती हैं। या खुदा, ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो बेटा? ये गलत है, ऐसा गुनाह मत करो। अगर हमारी तंदूरी खाकर कोई बीमार हो गया तो खुदा हमें बिल्कुल माफ नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बू, सारे होटल वाले ऐसा ही करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के होटल में यही होता है। अब तक कोई बीमार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये होटल तुम्हारा है और तुम इसके मालिक। अच्छा हो या बुरा हो, ये तुम्हारा फैसला है, ठीक है? सुल्तान साहिब वहाँ से चले गए। ये सारी गुफ्तगू अब्दुल ने सुन ली थी। कुछ देर बाद वो भी अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात को अब्दुल इसी मसले को सोच रहा था। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ये सरासर गलत है, लेकिन अफजल मियाँ मेरी बात कतई नहीं सुनेंगे। बेहतर होगा कि मैं ये काम छोड़ दूं। अब्दुल ने सोच लिया था कि अब वो सुल्तान होटल में काम नहीं करेगा। अगले रोज वो होटल गया। मैंने कल सब कुछ सुन लिया था। मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ये काम करूं। मैं इस होटल को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से मेरा होटल बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें किसी और होटल में कभी काम नहीं मिलेगा, इतना पक्का है अब्दुल मियाँ। मुझे मंजूर है, मैं बिना काम के रह लूंगा, लेकिन बेईमानी में हिस्सेदारी नहीं करूंगा। अब्दुल ये कहकर वहाँ से चला गया। उसने कई होटलों में काम की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। थक हार कर एक रोज वो अपने दोस्त मुस्तफा की साइकिल की दुकान पर बैठा था। क्या हुआ भाई, आज भी काम नहीं मिला? नहीं दोस्त, अब पता नहीं क्या करूंगा। मुझे तंदूरी बनाने के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। तुम्हें कौन कह रहा है कोई और काम करो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम अपना खुद का तंदूरी काउंटर खोल लो। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक तो तंदूर महंगा होता है, दूसरा होटल के लिए भी तो जगह चाहिए, फिर उसका किराया। इतना सब कहाँ से कर पाऊंगा? तुम्हारे दोनों मामलों का एक ही हल है मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो। मुस्तफा ने दो पुरानी साइकिल के पहिए लिए और उनके बीच में छेद करके पाइप डाल दिए। लीजिए, तैयार है। ये क्या है? अभी बताता हूँ। मुस्तफा के पास एक हाथ गाड़ी थी। मुस्तफा ने हाथ गाड़ी के ऊपर पटरा ठोक दिया और फिर ये तंदूर उस हाथ गाड़ी पर रख दिया। अब इसके नीचे तुम जलता हुआ कोयला रखो और इसे घुमा घुमा कर तंदूरी बनाओ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये तुम्हें कैसे सूझा? बस शायद तुम्हारी मदद करनी थी, इसीलिए मुझे सूझ गया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त। अगले रोज से अब्दुल ने हाथ गाड़ी पर तंदूर बेचना शुरू कर दिया। अब्दुल तंदूरी बनाने में उस्ताद था। क्योंकि उसका होटल नहीं था, इसलिए उसने तंदूरी का दाम भी कम रखा था। अब्दुल के चलते फिरते तंदूरी ठेले पर ग्राहकों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। वहीं सुल्तान होटल पर फूड ऑफिसर का छापा पड़ गया और मरी हुई मुर्गियां फरोख्त करने के चक्कर में होटल को सील कर दिया गया और अफजल को हवालात में बंद कर दिया गया। शायद यही कुदरत का उसूल है, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला।